हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। इस वीडियो में विज्ञान यानी साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है, एग्जाम में आने की संभावना बन सकती है। तो वीडियो को छोड़िएगा मत, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। ये अगर ये क्वेश्चन देख लेंगे तो ये सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ चुका है और आने वाला है। ओके, तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो इसमें जो है साइंस का कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। 2 नंबर का सवाल एग्जाम में आता है, अधिकतर आपको मिलेगा क्वेश्चन, तो आपको लिखना है। नहीं लिखिए तो क्वेश्चन का नंबर जो है मार्क्स नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले हमारा जो क्वेश्चन कहता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इनका आंसर है जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है ना, एकदम 2 नंबर का सवाल है और उसी टाइप में आपको आंसर देना है जिस टाइप में वो टीचर जो कॉपी चेक करेगा उसको आसान लगे और आपकी राइटिंग हैंडराइटिंग खूबसूरत होनी चाहिए, तो हंस के वो मास्टर आपको 2 नंबर देगा, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या है। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, एक या एक से ज्यादा पदार्थ दोनों अगर परस्पर अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ को बनाएगा तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया को, उसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है ना। एक से अधिक पदार्थ जब परस्पर अभिक्रिया करेंगे तो नए पदार्थ जब बनेगा उस अभिक्रिया को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। एकदम इजी है और आसान है। और हम लोग इसी प्रकार करके हम लोग 2 नंबर सवाल में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है या इसका अर्थ क्या है, उदाहरण दीजिए। तो ये भी 2 नंबर में आता है। देख तो क्वेश्चन को देखो पहले ध्यान से। 2 क्वेश्चन इसमें है, एक है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इनके बारे में बताना है, ठीक है। और इसका उदाहरण दे देना है एक। तो इसका देखो सबसे पहले उत्तर हमने लिखा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, उसमें उत्पादन के निर्माण के साथ साथ, यानी कि इस अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा भी पैदा होती है, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप उदाहरण देखो, उदाहरण क्या है, CH4 मीथेन, यानी कि CH4 + 2O2। अब ये दोनों क्या कर रहा है परस्पर ये क्या कर रहा है कि ये मतलब कि इसको जब अभिक्रिया करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो उत्पादन करेगा और उस उत्पादन कर दिया, उत्पादन का निर्माण कर दिया। जब हम इसको तोड़ेंगे, मान लो देखो CH4 + 2O2 है, तो देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड O2 से मिलेगा ना, तो C मिलेगा O2 से, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया। बाकी जो है ये जल बन जाएगा, यानी कि 2H2O हो जाएगा। तो अब क्या होगा ना कि जब ये निर्माण करेगा, ये अभिक्रिया के उत्पादन का निर्माण करेगा, तो इसके साथ साथ जो है अभिक्रिया का उत्पादन का निर्माण करने के साथ साथ इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न कर देती है। तो प्लस ऊष्मा लिख देना है कि मतलब निर्माण करने के बाद इसमें जो है ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो हम उसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है। तो आपके एग्जाम्पल लिखने, उदाहरण लिखने आपके एग्जाम में, जब एग्जाम में पूछेगा कि उदाहरण दीजिए। अब यहां पर देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका हमारा आंसर है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषण होती है इन्हें हम जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें क्या है ना, सिंपल आप समझिएगा कि ये जो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है इसमें जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो कि हमारा प्लस ऊष्मा मतलब कि निकलती है। आप समझ गए ना, निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। अब ऊष्माशोषी में क्या होता है कि इस रासायनिक अभिक्रियाओं में जो है ऊर्जा अवशोषण होता है, यानी कि अपने तरफ खींचती है। उन्हें हम क्या कहते हैं,
उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एक उदाहरण क्या है, N2+O2 एरो 2NO। अब इसमें क्या हो रहा, उष्मा जो है ना खींच रहा अपने तरफ, यानी कि अपने तरफ ले रहा, तो माइनस उष्मा दे देंगे। यानी इसका एग्जाम्पल बनता है कि ये माइनस को अपने तरफ जो खींच रहा, ऑब्जर्व कर रहा, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ निकाल रहा, इनको निकलती है, उष्मा निकलती है, और इसमें उष्माशोषी में जो है उष्मा खींचती है, उष्मा का अवशोषण होता है। बस यही आपको लिखना है, क्लियर है ना। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लेवल का बन जाता है क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। एक बार मैं बोलूंगा, अगर आपने अभी तक यहां तक पहुंच गए हैं और आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी के साथ हाथ लगे आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उससे भी कुछ बेनिफिट हो सके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इसके क्या कार्य है। मतलब आपको देखो यहाँ पर क्या बोल रहा कि लार में जो पाया जाता है एंजाइम, उसका नाम लिखना है। लार में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपको उनका नाम लिखना है, और उसके साथ बताने के लिए बोल रहा कि इनका कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, इनका काम क्या होता है। बस क्वेश्चन समझ जाइएगा ना। जिस दिन क्वेश्चन को समझना शुरू कर दीजिएगा उस दिन आपके लिए आंसर आसान हो जाएगा। अब उत्तर हमारा क्या कहता है, लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। मानव तथा कुछ अन्य स्तनपोषियों के लार में एमिलेज पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है, और पौधों एवं कुछ अन्य बैक्टीरिया भी है जिसमें एंजाइम को मतलब कि और पौधों एवं कुछ अन्य बैक्टीरिया भी इस एंजाइम को पैदा करते हैं। क्लियर है। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि इसके बारे में क्या क्या आपको लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलता है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए, तो आपको लिखना है कि लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए इसके कार्य क्या है, तो इनका कार्य वही है कि जो स्टार्च को जो है ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है, और मानव तथा कुछ अन्य स्तनपोषियों में और भी कुछ स्तनपोषियों में मतलब कि और भी स्तनपोषियों के लार में जो है एमिलेज पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है। ये डायरेक्टली इसका काम क्या होता है कि ये पाचन के लिए सहायक होता है, और पौधों एवं कुछ अन्य बैक्टीरिया भी इन एंजाइम को पैदा करती है। इन एंजाइम को पौधों एवं कुछ अन्य बैक्टीरिया भी जो है इनको पैदा करती है। क्लियर है ना, समझ जाइएगा ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एकदम ये वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम देखो जिसमें वीवीआई ना लगाऊं तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये वीवीआई क्वेश्चन है। मैं सब में सबसे पहले वीवीआई लगा देता हूं, ठीक है। तो मेरा रेड पेन की जरिया 1 मिनट में सब में वीवीआई लगा देता हूं, जिससे कि आप आसानी से पता कर सकिएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी मैं वीवीआई कर देता हूं। और हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, अब ये हमारा जो है ये लार में एंजाइम वाला, ये भी इसको भी कम मत समझिएगा, 2 नंबर में आएगा, ठीक है। और जिस दिन आ जाएगा ना उस दिन आप मतलब अपने खुद को बोलिएगा कि काश मैं इस क्वेश्चन को याद कर लेता, ठीक है। देखो ये भी वीवीआई है। अब देखो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। 2 नंबर का सवाल में आता है, ये 5 नंबर में भी आता है, तो उस हिसाब से आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कहता है, हमारा इसमें वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताना है। तो आपको उत्तर लिखना है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ वायवीय श्वसन और दूसरी तरफ अवायवीय श्वसन। अब इसमें सबसे पहला कहता है वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मतलब ये जो श्वसन होता है, वायवीय श्वसन होता है, ये जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और इसी का उल्टा अगर आ जाओ अवायवीय श्वसन में, तो ये जो है ना ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि ऑक्सीजन के बिना होता है। क्लियर है ना, ये इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इसमें जो है यानी कि अवायवीय श्वसन जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब इसका दूसरा अंतर है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है इसमें क्या क्या नहीं होता है और आपको याद करना है, ठीक है। अब इसमें कहता है
तीसरा अंतर कहता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होते हैं। इनका अंतिम स्रोत जो होता है, इसमें वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं, और अवायवीय श्वसन में जो अंतिम उत्पाद होते हैं जो एथेनॉल और लैक्टिक होते हैं। क्लियर है। अब इसका चौथा अंतर देखो, और 5 अंतर भी है, तो आप जो है ना अगर एग्जाम में आ जाए तो अगर आप 5 अंतर ना लिख सको तो कम से कम 4 लिखना। अब ये पांचों लिख लो कॉपी में, पांचों लिखने के बाद इसमें देख लेना कि कौन हमसे हल्का होगा, कौन मुझे हल्का होगा जो हम याद कर सके आसानी से। 4 जरूर लिखना अगर एग्जाम में आएगा तो। आएगा एग्जाम में, टेंशन मत लो, ठीक है, दिल को छोटा मत करना। चौथा अंतर देखो, इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें जो है कम मात्रा में उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक मात्रा में होती है, मतलब उच्च मात्रा में, ज्यादा मात्रा में होती है, और इसमें कम मात्रा में होती है। तो ये बहुत इजी लग रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में इजी है, 5 नंबर को आप लोग साइड मत करना। इसमें क्या कहता है कि इसका जो प्रथम चरण जो होता है वो कोशिका द्रव्य, और दूसरा चरण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कि इसका पहला चरण जो होता है, यानी कि पहला चरण जो क्रिया करने का होता है वो कोशिका द्रव्य और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और अगर हम अवायवीय की बात करें तो इसमें पूरी क्रिया जो होती है, यानी कि इसमें कोई चरण नहीं होता है, इसमें एक ही चरण होता है जो कि जो है कोशिका द्रव्य में होती है। क्लियर है। इसमें प्रथम चरण कोशिका द्रव्य और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसमें पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। तो यही है हमारा वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो लिख के आओगे ना। इसी बात पे अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ये भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी इसी से ज्यादा पूछता है, मानव नेत्र से। तो इसको एक बार देख लेना। क्वेश्चन कहता है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं या इसका क्या अभिप्राय है। इनका उत्तर देखो, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वही अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता करती है। मतलब कि निकट और दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेगा, अपनी ओर इसको फोकसित कर लेगा, उनको हम कहेंगे नेत्र की समंजन क्षमता। इसको याद करना अच्छे से, हो सके तो इसको याद करने की कोशिश करो। याद करने पे क्या नहीं याद होता है जी, कोशिश करोगे तो हार नहीं, मतलब कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आप याद करना कोशिश करो, बार बार रिपीट करो। अगर आप भूल भी जाते हो ना तो सुबह उठ के उसको याद करो। जो चीज आपको ज्यादा हार्ड लगती है याद करने में तो उसको सुबह सुबह याद करना, और जो चीज आपसे जल्दी याद हो जाता है, लगता है कि ये क्वेश्चन तो याद हो जाएगा, उनको थोड़ा बाद में याद करना। जो नहीं याद होगा उसका संभावना कम रहता है, उनको आप सुबह याद करके सुबह उठ के याद करने की कोशिश करो, जरूर याद होगा वो आपको, ठीक है। तो अब ये वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और इसका PDF का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये PDF आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो जाइए अभी कमेंट बॉक्स में एक पिन किया होगा और लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो डियर हम मिलते हैं, आपकी अगली वीडियो लेकर के आते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी। तो थैंक यू, डेट्स ऑल, बाय। तैयारी अपने साथ लगा कर रखो, एग्जाम में इस क्वेश्चन आएगा, बस भरोसा रखो, क्वेश्चन को याद करते रहो, ठीक है। नॉलेज को इंप्रूव करना है। डेट्स ऑल, बाय।